आज हम इस जगह पहुंच गए हैं कि हमारे और बूदी जो हमें जो लफ्ज बोलता है मैं दोहरा नहीं सकता हमारी रियासत की माशी हालत के बारे में। हम इसको कहां लेके आ गए। एक प्रोग्राम लिया था इंडिया ने, एक प्रोग्राम लिया था, $550 बिलियन उसकी किटी में पड़ा हुआ है, $40 बिलियन का सोना उसके पास पड़ा हुआ है। अब देखें पूरा ग्लोबल मीडिया में थिंक टैंक में एक इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है जिसमें दे आर पिचिंग इंडिया। अभी मैं निके एशिया को देख रहा था, वहाँ पे एक रिचर्ड साहब हैं, उन्होंने लिखा कि इंडिया राइज इज बियॉन्ड डाउट। $160 बिलियन की तो आईटी बेच देता है, अब वो माइक्रोचिप में जा रहा है। सो यही पिछले 70-75 साल के 80 साल के जो पावरफुल कंट्रीज हैं, दे आर डिटर्मिनिंग कि फ्यूचर क्या होगा दुनिया का। और अब इसमें एंट्री किसकी है? एंट्री है इंडिया की। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। टैक्सों का बोझ बढ़ेगा, महंगाई का बम नहीं, एटम बम फटेगा। सर वहाँ पे कोई मईशत पे सियासत नहीं करता, वहाँ हुकूमतें चलती रहती हैं। हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस करने तो बैठते हैं ना कि किसने जंग पहुंचाया। मुज़ाकरात खत्म हो चुके हैं IMF के साथ, स्टाफ लेवल का मुआहिदा नहीं हो सका। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गुज़श्ता दिनों से पेट्रोल की मसनूई किल्लत शदीद सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। हमारे फॉरेक्स रिजर्व 3 अरब से नीचे आ गए हैं। लग यही रहा है कि 1 हफ्ता बचा है हमारे पास। अब मिसाल के तौर पर इस वक्त मैं समझ सकता हूँ, बल्कि मुझे इस बात का यकीन है कि दुनिया हम पे हंसती होगी कि ये क्या लोग हैं और ये कैसे लोग हैं कि इनको कोई समझ नहीं आती कि किस वक्त क्या करना चाहिए। बात यह है कि आज हम इस जगह पहुंच गए हैं कि हमारे और बूदी जो हमें जो लफ्ज बोलता है मैं दोहरा नहीं सकता हमारी रियासत की माशी हालत के बारे में। हम इसको कहां लेके आ गए। एक प्रोग्राम लिया था इंडिया ने, एक प्रोग्राम लिया था, $550 बिलियन उसकी किटी में पड़ा हुआ है, $40 बिलियन का सोना उसके पास पड़ा हुआ है। हम उसको गालियां तो बहुत देर सर वहाँ पे कोई मईशत पे सियासत नहीं करता, वहाँ हुकूमतें चलती रहती हैं। हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस करने तो बैठते हैं ना कि किसने जंग पहुंचाया। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जितने लालची हरीस और ये थे 2% के मफाद से आगे नहीं देखते, और $160 बिलियन की तो आईटी बेच देता है, अब वो माइक्रोचिप में जा रहा है। ठीक, एक वक्त था, अगर आपको याद हो, याल्टा कॉन्फ्रेंस बैक इन 1945 के जो उस वक्त रूजवेल्ट और चर्चिल जो थे वो स्टालिन रशियन के साथ जो थे वो डिस्कस कर रहे थे कि जो सोवियत यूनियन है वो जापान के अगेंस्ट वॉर में कैसे जाएगा। इसको बेसिकली क्रीमिया कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है बैक इन 1945। आज भी देख लें वही ममालिक हैं, खित्ता बदल गया। पहले यूरोप और किस तरह वहाँ पे बैठ के बात होती थी, आज इंडो पैसिफिक की बात हो रही है। सो यही पिछले 70-75 साल के 80 साल के जो पावरफुल कंट्रीज हैं, दे आर डिटर्मिनिंग कि फ्यूचर क्या होगा दुनिया का। और अब इसमें एंट्री किसकी है? एंट्री है इंडिया की। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो समझने की है। मैं अगर आप थोड़ा सा ग्लोबल मीडिया पढ़ने की कोशिश करें अक्रॉस द वर्ल्ड, मैं सिर्फ इस महीने आपको बताऊं कि फॉर एग्जांपल फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन जो है उसमें राजा मोहन साहब ने लिखा है कि इट्स टाइम टू टाई इंडिया टू द वेस्ट, कि इंडिया को वेस्ट के साथ कैसे इंगेज करना है। और ये जो इंडिया की जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है और इसकी जो मेंबरशिप होगी G7 में, वो नॉर्थ साउथ डिवाइड को ब्रिज करेगी। हालांकि इमीडिएटली इंडिया डजंट रिप्रेजेंट द साउथ, इमीडिएटली इस वक्त की बात हो रही है, और फ्यूचर में कितना वो कर पाएगा और उसमें चाइना का क्या किरदार होगा। लेकिन क्योंकि इंडिया एज अ डेमोक्रेसी, इंडिया हैज़ अ बैकिंग एंड सपोर्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है, तो इंडिया एट द सेम टाइम वांट्स टू गेट अ बैकिंग एंड सपोर्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज एंड टू बी वाइल सिटिंग इन द नॉर्थ। और साथ में इंडिया विल बी सेइंग कि जी हम क्योंकि साउथ से हैं सो हमें वो स्पेस दी जाए। सो यानी कि वेस्ट की सपोर्ट से साउथ में अपने आप को लीडर मनवाएगा और नॉर्थ में बैठ के कि जी क्योंकि मैं साउथ से आया हूँ सो मेरी जो है वो वैल्यू और मेरा ये वज़न जो है वो देखा जाना चाहिए। और वो कहा जा रहा है कि ये जो इंडिया की डुअल ओरिएंटेशंस हैं ये बड़ी, यानी कि जिसे वो कहते हैं ना कि एक तरफ वो रशिया के साथ भी है ताल्लुकात हैं, वेस्ट के साथ भी ताल्लुकात हैं, फिर वो साउथ से भी है, एंड इट हैज़ ए पोटेंशियल एज वेल। सो ये वो सारी चीज़ें हैं दैट गिव अ लॉट ऑफ वैल्यू। अभी मैं देख रहा था कि फॉरेन अफेयर्स मैगज़ीन में शिव शंकर मेनन ने एक आर्टिकल लिखा है कि आउट ऑफ अलाइनमेंट, और ये जो नॉन वेस्टर्न पावर्स हैं उनके हवाले से। सो अब देखें पूरा ग्लोबल मीडिया में थिंक टैंक में एक इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है जिसमें दे आर पिचिंग इंडिया। अभी मैं निके एशिया को देख रहा था, वहाँ पे एक रिचर्ड साहब हैं, उन्होंने लिखा कि इंडियाज राइज इज बियॉन्ड डाउट। तो इट मीन्स के दे बिलीव
अब इंडिया जो है उसने यूके को 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है उससे पीछे निकाला है, पीछे छोड़ा है। और कहा जा रहा है कि उसकी आबादी बढ़ रही है, ठीक है जी। और आबादी बढ़ने की वजह से वो कल को चाइना को भी पीछे छोड़ सकता है। और इस साल वो G20 की समर जो है वो होस्ट कर रहे हैं। और इंडिया जो है वो G20 की जो समिट है, दे आर नॉट होस्टिंग इट लाइक अदर कंट्रीज, दे आर टेकिंग इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू बी द ग्लोबल लीडर। दे आर टेकिंग दिस एन एज अपॉर्चुनिटी टू बी द लीडर, ठीक है जी। और दुनिया में मुल्कों में भी G20 की लीडरशिप आई है, लेकिन द होल कंट्री हैज़ नॉट मोबिलाइज्ड एंड मूव्ड द वे इट इज़ मोबिलाइजिंग एंड मूविंग इन इंडिया। ऑब्वियसली इसकी भी पीछे भी देयर आर ऑल पॉलिटिकल लॉजिक्स एंड पॉलिटिकल गेन्स ऑफ द करंट पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन इन न्यू दिल्ली। अब ज़ाहिर बात है इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट को देखें या उसकी जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को देख लें, तो ऑब्वियसली दे आर मेकिंग इट इम्पैक्ट बना रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। अब ये जो चार्टर की बात हो रही है, ये समझने की ज़रूरत है। देखें, चार्टर नॉर्मली ये क्या सिंपल सी बात है, ठीक है जी। चार्टर आप इसलिए बनाते हैं ताकि आप एट द एंड ऑफ द डे आप एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश करें, ठीक है जी। अब वो कहते हैं जी कि जो रशिया है उसने यूक्रेन की इन्वेजन की पिछले साल, इससे पहले 2014 में रशिया ने क्रीमिया को नेक्स्ट कर लिया। चाइना जो है वो अपने मिलिट्री एक्सपेंशन साउथ चाइना सी में कर रहा है 2010 से, ठीक है जी। और रशिया का ये जो रिसेंटली जो अग्रेशन है, ये एक बेसिकली चाइना और रशिया का एक लार्जर ट्रेंड आ रहा है। सो द वेस्ट वांट्स कि हमें क्या करना चाहिए कि हमें इनफैक्ट एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर बना लेना चाहिए रादर दैन के पावर पॉलिटिक्स। ये ना हो कि अमेरिकन कहें जी कि हमारे भी वहाँ पे फ्लीट खड़े हुए हैं, जापानीज़ के भी खड़े हों, रशियन के भी खड़े हों, सारे आंखें निकाल रहे हों एक दूसरे को, एंड नो बडी हैज़ एन एक्चुअल रेट ओवर द सिस्टम। रेट तभी होगी जब सारे ममालिक जो हैं वो एग्रीड होंगे ऑन अ रिटन ड्राफ्ट।